सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश में महत्वपूर्ण बिंदु प्रजातंत्र पे हम लोग बात करने वाले हैं। बाबा साहब को विषय मिला यहाँ पर, बाबा साहब ने बल्कि स्वयं चयनित किया विषय, जिस विषय पर बोलना था। तो प्रजातंत्र के बारे में बाबा साहब क्या कुछ बोलते हैं, आज के अंबेडकर संदेश में प्रजातंत्र कैसे अस्तित्व में आया, ये बताएंगे हम अंबेडकर संदेश के माध्यम से, बाबा साहब के स्पीच के माध्यम से। अथेनियन प्रजातंत्र एवं आधुनिक प्रजातंत्र में क्या अंतर है, आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे। मुख्य विषय है आज के अंबेडकर संदेश का प्रजातंत्र में सफल कामकाज की कुछ पूर्व नियोजित शर्तें। यही विषय बाबा साहब ने स्वयं तय किया हुआ है अपने स्पीच का, और स्पीच दे रहे हैं 22 दिसंबर 1952 को। 22 दिसंबर 1952 से पहले बाबा साहब काफ़ी अस्वस्थ थे, बीमार थे, चलने फिरने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। स्पीच देने की बात तो दूर है, लेकिन बावजूद इसके 22 दिसंबर 1922 को बाबा साहब स्पीच देते हैं। 22 दिसंबर 1952 को स्पीच देते हैं। उससे पहले का संक्षिप्त घटनाक्रम हम जरूर आपको बताएंगे। उसके बाद बाबा साहब के स्पीच को आपके समक्ष हम रखने जा रहे हैं। आज का अंबेडकर संदेश रखने से पहले हमारा आपसे एक विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे बेल आइकन के साथ आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो प्रतिदिन सुबह 5 बजे मिलने वाला अंबेडकर संदेश का नोटिफिकेशन आपको भी मिल जाया करेगा। अब बिना विलंब के हम आगे बढ़ेंगे। आज के अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ, वाराणसी राज्य, उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय पहले ही हमने आपको जिक्र किया है, प्रजातंत्र में सफल कामकाज की कुछ पूर्व सुनिश्चित शर्तें क्या होनी चाहिए। प्रजातंत्र सफल हो इसकी क्या शर्तें होनी चाहिए। लंबा स्पीच बाबा साहब का 2 घंटे का स्पीच है और 2 घंटे के स्पीच को हम कई भागों में आपके समक्ष रखेंगे। आज पहला भाग है, जरूर सुनिए अंत तक। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से आज का स्पीच पेज नंबर 284 से 286 तक, 286 का कुछ भाग हम लेंगे। प्रथम भाग से चौथा भाग 4 भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। हम देखेंगे कि 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो ना हो, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी, प्राथमिकता रहेगी। जून 1952 से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सेहत में सुधार आने लगा, यानी कि जून 1952 से पहले बाबा साहब का सेहत अच्छा नहीं था, उन्हें थोड़ा आराम महसूस होने लगा। पिछले 10 से 15 सालों में भगवान बुद्ध का चरित्र और कार्य के बारे में उन्होंने गहराई से अध्ययन किया था। जुलाई माह से इस विषय पर वे नोट्स निकालने लगे हैं। बीच बीच में कभी कभार वे अन्य ग्रंथ पढ़कर अपने लेखन के लिए कुछ नोट्स भी बना रहे थे। विभिन्न संस्थाओं से उन्हें भाषण के आमंत्रण मिलते थे, लेकिन स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण उन्होंने कोई आमंत्रण नहीं स्वीकारा था। पिछले साल भर से पुणे के लोग उनका भाषण रखने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन बाबा साहब ने उनके आमंत्रण के लिए भी हामी नहीं भरी थी। अक्टूबर में बाबा साहब एक बार फिर मुंबई आए, तब पुणे के 2 वकील उनसे मिलने आए थे। उन्होंने विनम्रता से एक बार फिर बाबा साहब से आग्रह किया कि पुणे में किसी अच्छे विषय पर बाबा साहब भाषण करें। इस बार बाबा साहब ने उनकी विनती का सम्मान करते हुए उनकी बात मान ली। बाद में पत्राचार से विषय तय किया गया। सामान्य साथियों, आज का जो स्पीच है वो 22 दिसंबर 1952 का है। जस्ट इससे पहले का अंबेडकर संदेश जो हमने आपके समक्ष रखा था, विश्वविद्यालय में भावी जीवन का निर्माण होता है, इस विषय को लेकर, वो 15 दिसंबर 1952 का स्पीच है। तो इस तरह से एक क्रमबद्धता के रूप में अगर आप देखेंगे तो 15 दिसंबर 22 दिसंबर इधर स्पीच देना बाबा साहब ने शुरू किया, लेकिन इससे पहले एक लंबा गैप बाबा साहब का हुआ है जब बाबा साहब स्पीच नहीं दे सके हैं। इस बार बाबा साहब ने उनकी विनती का सम्मान करते हुए उनकी बात मान ली और बाद में पत्राचार से विषय तय किया। विषय क्या तय किया ये जानना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब ने विषय तय किया कि असली प्रजातंत्र किसे कहा जाए और उसे बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। आदि मुद्दों पर बाबा साहब ने अपने विचार प्रकट करना तय किया। बाबा साहब के विचार पूरे भारत की जनता को पता चलें, ऐसी व्यवस्था हम करने वाले हैं, ऐसा उनसे मिलने आए वकीलों ने कहा था।
उसके बारे में विस्तार से जानने की इच्छा बाबा साहब ने व्यक्त की। तब उन्होंने बताया कि बाबा साहब का भाषण वे प्रकाशित करेंगे। बाबा साहब को उनकी ये बात पसंद आई। भाषण की तारीख 22 दिसंबर 1952 तय की गई। बाबा साहब ने अपना भाषण दिसंबर के पहले सप्ताह में तैयार किया। सामान्य साथियों, 22 दिसंबर 1952 को बाबा साहब का स्पीच देना था, लेकिन पहले ही सप्ताह में बाबा साहब ने स्पीच को तैयार कर लिया। आप विचार कीजिए कि बाबा साहब कहीं भी कार्यक्रम में जाते थे, पहले वो स्पीच की पूरी तैयारी करते थे, पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर जाते थे। और इतना ही नहीं, लिखित में आप देखिए, बाबा साहब ने अपना भाषण दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में तैयार कर लिया। उसे आयुष्मान नानक चंद रत्तू ने टाइप किया। 22 दिसंबर 1952 को शाम को पुणे डिस्ट्रिक्ट लॉ लाइब्रेरी के हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहले डिस्ट्रिक्ट लॉ लाइब्रेरी की ओर से पुणे के विख्यात वकील स्वर्गीय, यहाँ शॉर्ट में लिखा है, इसका फुल फॉर्म मुझे तो नहीं याद आ रहा है, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ इसका फुल फॉर्म, ला और रा यहाँ लिखा है, बनाम तात्या साहब गोखले। तो ला और रा का फुल फॉर्म क्या होगा, अगर आप जानते हैं तो आप भी हमारा मार्गदर्शन कीजिएगा। बनाम तात्या साहब गोखले के तैलचित्र का डॉक्टर बाबा साहब के हाथों अनावरण हुआ। उसी प्रकार आयुष्मान E.B. सेठना और हरिविठल तुलपुले द्वारा लाइब्रेरी को दिए गए पुस्तक संग्रह का उद्घाटन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हाथों हुआ। इस समारोह में न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, वकील और बाहर के कई अन्य लोग उपस्थित थे। दर्शकों से हाल खचाखच भरा हुआ था। हाल के बाहर भी कई श्रोता खड़े थे। अध्यक्ष स्थान पर थे सेशंस जज श्री PC भट्ट। अध्यक्ष के भाषण के बाद श्री सेठना और तुलपुले इन अवकाश प्राप्त वकीलों का डॉक्टर बाबा साहब ने पुष्पमालाएं पहनाकर सम्मान किया। इसके बाद जुडिशल क्लर्क्स एसोसिएशन की ओर से डॉक्टर अंबेडकर को पुष्पमालाएं पहनाई गई। बाबा साहब अंबेडकर का वह भाषण 5 से 7 बजे के दरमियान हुआ, यानी कि 2 घंटे चला, शाम के 5 बजे से 7 बजे तक। बाबा साहब ने कहा कि आज की शाम मैं आपके सामने जिस विषय पर बोलने वाला हूँ उसे अपने शब्दों में बताना हो तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रजातंत्र में सफल कामकाज की कुछ पूर्व सुनिश्चित शर्तें, यही मुख्य विषय है। किसी भी तरह की रोकथाम के बगैर प्रजातंत्र का शासन शुरू होने के लिए आवश्यक कुछ पूर्व सुनिश्चित शर्तें क्या हैं, इस विषय पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। मुख्य विषय पर आने से पहले मैं इस विषय की भूमिका आपको बताना चाहता हूं। तो आज के अंबेडकर संदेश में भूमिका क्लियर होगी। भूमिका के बाद मुख्य स्पीच हम आपके समक्ष अगले अंबेडकर संदेश में रखेंगे। भूमिका जानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से किसी मकान की नींव अगर मजबूत है तो उस मकान को मजबूत माना जाता है। अगर किसी संबोधन का, किसी आर्टिकल का अगर आपने भूमिका समझ लिया तो मान लीजिए कि आप बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर अंबेडकर संदेश सुनते सुनते अगर भूमिका को आप आज सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो निश्चित है कि पूरा स्पीच आपके बखूबी समझ में आएगा। पहला प्राथमिक मुद्दा ये है कि प्रजातंत्र के प्रकार हमेशा बदलते रहे हैं। हम प्रजातंत्र के बारे में बोलते हैं, लेकिन प्रजातंत्र का स्वरूप हमेशा बदलता आया है। ग्रीक लोगों ने अथेनियन प्रजातंत्र के बारे में बताया, लेकिन हर कोई ये जानता है कि मक्खन और पत्थर के बीच जितनी समानता है उतनी समानता अथेनियन प्रजातंत्र और आधुनिक प्रजातंत्र में है। अथेनियन प्रजातंत्र में 50% लोग गुलाम थे और केवल 50% लोग ही आज़ाद थे। गुलाम लोगों का शासन में कोई स्थान नहीं था, इसीलिए हमारा प्रजातंत्र अथेनियन प्रजातंत्र से निश्चित रूप से अलग है। एक प्राथमिक विचार के तौर पर और एक बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक ही देश में हमेशा के लिए प्रजातंत्र एक सा नहीं होता। इंग्लैंड के इतिहास पर नज़र डालिए। सन 1988 के विद्रोह से पहले इंग्लैंड में जिस प्रकार का प्रजातंत्र था उसी प्रकार का प्रजातंत्र विद्रोह के पश्चात रहा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। दूसरी बात, इसी प्रकार 1688 और 1832 के दरमियान जब पहले सुधार कानून को मंजूरी मिली थी तब का प्रजातंत्र और 1832 में उस कानून को मंजूरी मिलने के बाद बदला प्रजातंत्र एक सा था, ये कोई नहीं कह सकता। प्रजातंत्र का स्वरूप हमेशा बदलता रहता है। तीसरी बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि न सिर्फ प्रजातंत्र का स्वरूप बदलता है बल्कि प्रजातंत्र के उद्देश्यों में भी बदलाव आते हैं। प्राचीन अंग्रेजी प्रजातंत्र का उदाहरण लेते हैं। उस प्रजातंत्र का क्या उद्देश्य था? राजा पर अंकुश रखना और साथ ही कानून की भाषा में जिसे परमाधिकार कहा जाता है, उस परमाधिकार पर अमल करने से राजा को रोकना, यही तब प्रजातंत्र का उद्देश्य था।
तब राजा की ये तक कहने की हिम्मत हुई थी कि कानून बनाने वाली एक संस्था के रूप में भले संसद का अस्तित्व होगा, लेकिन एक राजा होने के नाते मुझे कानून बनाने का परमाधिकार प्राप्त है और मेरा कानून ही सर्वश्रेष्ठ कानून है। राजा की स्वयं सत्ता पद्धति के कारण ही प्रजातंत्र अस्तित्व में आ सका है। अब प्रजातंत्र के उद्देश्य क्या हैं? प्रजातंत्र के उद्देश्य क्या हैं, ये हम अगले अम्बेडकर संदेश में आपको बताएंगे। आज हमने अम्बेडकर संदेश की शुरुआत में ये प्रश्न किया था कि प्रजातंत्र का अस्तित्व कैसे आया। हमने विस्तार से आपको बताया। प्रजातंत्र, अथेनियन प्रजातंत्र एवं आधुनिक प्रजातंत्र में क्या अंतर है, ये भी हमने आपको बताया है। सामान्य साथियों, आज का जो विषय है वो बहुत इम्पॉर्टेंट विषय था और अगला अम्बेडकर संदेश इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें हम आपको बताएंगे प्रजातंत्र का बाबा साहब ने बताया है क्या उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को लेकर हम उपस्थित होंगे। तो सामान्य साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश में जो प्रश्न है, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि अथेनियन प्रजातंत्र में कितने % लोग गुलाम हुआ करते थे और कितने % लोग आज़ाद थे। इसी प्रश्न का जवाब का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज का अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम निवेदन जरूर आपसे करेंगे कि इस अम्बेडकर संदेश को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जितने भी आपके मोबाइल में हैं, बहुजन समाज से संबंधित हैं, उनको अगर आप शेयर करेंगे तो ये जन जागरूकता का कार्यक्रम है। अम्बेडकर संदेश जन जन तक पहुँचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनेंगे, जागरूक होंगे और इसमें आपका योगदान, आपका ये सहयोग अपेक्षित है, प्रार्थनीय है। अब दीजिए इजाज़त, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।